तो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं 11 और 12 जून की करंट अफेयर्स की। 11 और 12 जून की करंट अफेयर्स है जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं आपके आने वाले कॉम्पिटिशन एग्जाम्स के लिए, फिर वो चाहे आप बैंक, एसएससी, रेलवे, पुलिस, सीआरपीएफ या यूपीएससी किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और हाँ, यदि चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। शेयर इसलिए क्योंकि चैनल नया है, आपका भी एक शेयर हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। आप जितने ज़्यादा शेयर करते हैं ज़्यादा चैनल ग्रो करता है आसानी से, और ढेर सारे व्यूज़ आते हैं। जब व्यूज़ आते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है और हम और अच्छा कंटेंट लाने का प्रयास करते हैं। तो इसलिए शेयर जरूर करिएगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन कौन सा हमारा पहला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लास पर प्रतिबंध लगा दिया? इसका सही आंसर है कर्नाटक। कर्नाटक सरकार ने ऑनलाइन क्लासेस पर प्रतिबंध लगा दिया कक्षा 5 तक के लिए। ऐसा क्यों किया उन्होंने, आइए उसको देखते हैं। ऐसा उन्होंने इसलिए किया क्योंकि अभिभावकों की बार बार शिकायत आ रही थी। उन्हें ऐसा लग रहा था कि बच्चों को इससे नुकसान हो रहा है, उनके मानसिक स्तर को इफ़ेक्ट पहुंच रहा है, तो इसलिए उनके अभिभावक बार बार शिकायत कर रहे थे। इसलिए कर्नाटक सरकार ने यह निर्णय लिया है। आइए अब पूरा डिटेल में देखते हैं अच्छे से क्या है। तो कर्नाटक सरकार ने कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लास पर प्रतिबंध लगा दिया है। साथ ही कहा कि ऑनलाइन कक्षाओं के नाम पर अतिरिक्त फीस वसूलने वाले स्कूलों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, 2020-21 की शैक्षिक वर्ष की फ़ीस बढ़ाने पर रोक लगा दी है, यानी 2020-21 में शैक्षिक सत्र पर फीस नहीं बढ़ाई जा सकेगी। यह निर्णय प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा कई अभिभावकों की शिकायतों के बाद लिया गया। अच्छा, कुछ अभिभावक की शिकायत थी कि जो हमारे छोटे बच्चे हैं उनके मानसिक स्तर पर असर पड़ रहा है इस ऑनलाइन पढ़ाई से, कि उनको नुकसान हो रहा है। मोबाइल या किसी भी तरीके से आप ऑनलाइन पढ़ाते तो बच्चों को ज़्यादा देर तक टीवी वगैरह या ऑनलाइन मोबाइल वगैरह देखना पड़ता है, इसलिए उनको नुकसान होता था, जिस पर शिकायत की थी। अच्छा, कुछ स्कूल फीस भी एक्स्ट्रा वसूल रहे थे, इस पर भी शिकायत हुई थी, इसलिए सब देखते ये निर्णय लिया गया। अच्छा, अब बात आई कर्नाटक की। तो कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु, मुख्यमंत्री वीएस येदियुरप्पा हैं, राज्यपाल वजुभाई वाला हैं, और प्रमुख नदियाँ वहाँ की क्या क्या हैं अगर इसको देखना चाहें तो कावेरी नदी, कृष्णा नदी, तुंगभद्रा नदी, मलयप्रभा नदी और शरावती नदी। शरावती नदी जो है, ये सब वहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। कई बार क्वेश्चंस आते हैं कि डायरेक्ट नदी का नाम दे देगा किस राज्य से संबंधित है, तो ये आपको बताना रहता है, इसलिए थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा। चलिए अगर बात करें कर्नाटक की सीमाओं की, तो यहाँ पे कर्नाटक की सीमाएं आप देख सकते हैं। कर्नाटक की सीमा जो आपकी है वो गोवा से, गोवा से और केरल से, तमिलनाडु से, आंध्र प्रदेश से, तेलंगाना से, महाराष्ट्र से, इस तरीके से ये सीमाएं बनाती है अपने राज्य स्तर की। तो ये तो था कर्नाटक। अब चलिए देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन कौन सा है। हमारा अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ ने किस भारतीय वेट लिफ्टर पर लगाए गए एक डोपिंग के आरोपों को वापस ले लिया है? तो इसका सही आंसर है संजीता चानू। संजीता चानू क्या करें, अब संजीता चानू के ऊपर ये आरोप लगा था कि वो डोपिंग में दोषी पाई गई थी, मतलब उनको लगा था, उनको डोपिंग का आरोप लगा था उनके ऊपर कि उन्होंने दवाओं का इस्तेमाल करके खेल में पार्टिसिपेट किया था, यानी भारोत्तोलन में पार्टिसिपेट किया था दवाओं का उपयोग करके। तो और इसको पकड़ा किसने था, वाडा और नाडा दो तरीके होती हैं, तब ये आपको हम पूरा डिटेल बताते हैं कैसे क्या होता है इसके बारे में। तो पहले बात करते हैं संजीता चानू की। तो संजीता चानू कौन है? अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलक संघ ने भारतीय भारोत्तोलक संजीता चानू के खिलाफ लगाए गए डोपिंग आरोप के नमूनों में एकरूपता नहीं पाए जाने के कारण खारिज कर दिया है। यानी भारोत्तोलक संघ के संजीता चानू जो थी, भारोत्तोलक संघ ने संजीता चानू के ऊपर जो आरोप लगाया गया था उसको माफ़ कर दिया पूरी तरीके से। और अब संजीता चानू क्या कह रही, संजीता चानू कह रही हैं कि ये लोग हमसे माफ़ी मांगें और हमें मुआवजे के रूप में कुछ जो रकम हो सकती है वो दें। अच्छा, बात करें राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक विजेता इस खिलाड़ी ने माफ़ी मांगने और मुआवजा देने की मांग की है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। यह फैसला IWF ने विश्व डोपिंग विरोधी एजेंसी वाडा, यानी जो विश्व डोपिंग एजेंसी थी उसे वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी कहा जाता है, और जो भारत की है जिस नेशनल होती है उसे नेशनल डोपिंग एंटी डोपिंग एजेंसी कहते हैं। तो उसे क्या बोलते हैं,
उसे नाडा बोलते हैं और इसे वाडा बोलते हैं। मैंने इसे पहले मेंशन किया था, अगर आप हमारा वीडियो रेगुलर देखते हैं तो आपको ये चीज़ें पता होंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक ने पश्चिम बंगाल सरकार को राज्य में कोविड स्थिति और विकासात्मक कार्यों से निपटने के लिए कितने करोड़ रुपए का ऋण दिया है? तो इसका सही आंसर है 1950। तो 1950 करोड़ रुपए 1950 करोड़ रुपए पश्चिम बंगाल सरकार को किसने दिया है? विश्व बैंक ने। किसके लिए दिया है? कोविड-19 स्थिति जो है उसकी सुधारात्मक के लिए और विकासात्मक कार्य के लिए, जो विकास के कार्य थे उसके लिए दिया है। आइए देखते हैं इसको डिटेल में। तो विश्व बैंक ने पश्चिम बंगाल सरकार को 1950 करोड़ रुपए का ऋण प्रदान किया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने यह ऋण किस राज्य जो है वो कोविड-19 स्थिति से निपटने और विकासात्मक कार्यों के लिए दी गई है। पश्चिम बंगाल सरकार 1950 करोड़ रुपए की कुल राशि में से 850 करोड़ रुपए विभिन्न समाज कल्याणकारी योजनाओं पर खर्च करेगी, जबकि 1100 करोड़ रुपए औषधीय अवसंरचना तैयार करने के लिए करेगी। अच्छा, पश्चिम बंगाल की बात आई तो पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता, मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी और राज्यपाल है जगदीप धनखड़। अब अगर बात करें पश्चिम बंगाल की सीमाओं की, पश्चिम बंगाल की सीमाएं आप देखना चाहेंगे तो ये यहाँ पे पश्चिम बंगाल की सीमा, ये जो वाइट वाला पार्ट दिख रहा है पूरा पश्चिम बंगाल है। और पश्चिम बंगाल की सीमा किस किस राज्य से लगाती है? तो थोड़ा सा सिक्किम से लगाती है, थोड़ा सा असम से लगाती है और थोड़ा सा बिहार, झारखंड और उड़ीसा, इन सारे राज्यों से इसकी सीमाएं बनाता है ये पश्चिम बंगाल। चलिए अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने कोरोना संक्रमित लोगों के इलाज के लिए प्लाज्मा की ऑनलाइन उपलब्धता शुरू की है? तो इसका सही आंसर है बांग्लादेश। बांग्लादेश ने ऑनलाइन प्लाज्मा की उपलब्धता शुरू की है। अच्छा, ये प्लाज्मा क्या होता है और इसकी उपलब्धता से होगा क्या? इसकी अगर बात करें तो प्लाज्मा के थ्रू लोग, अभी तो कोरोना का कोई इलाज संभव नहीं हुआ है, तो लोग, कुछ डॉक्टर्स, कुछ एक्सपेरिमेंट लोग करने वाले लोग ऐसा मान रहे हैं और कुछ जगह ऐसा सफल पाया भी गया है कि कोविड-19 के इलाज में प्लाज्मा थेरेपी एक इलाज है, जिसके माध्यम से प्लाज्मा एक स्वस्थ कोरोना से संक्रमित व्यक्ति जब स्वस्थ हो जाता है तो उसका प्लाज्मा निकाल के दूसरे में डाला जाता है और दूसरे व्यक्ति का उसी प्लाज्मा से इलाज किया जाता है। एक कुछ ऐसा ही इलाज है। मैंने इसके बारे में पूरा डिटेल वीडियो आपके बारे में बताया है, यहाँ पे पूरा बहुत डिटेल डिस्कस नहीं करेंगे। हमने, अगर आपको देखना है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाइए और हमने एक प्लाज्मा थेरेपी के नाम से स्पेशल वीडियो बनाया है, आप उसको ज़रूर देखिए, आपकी सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ हो क्या रहा है, यहाँ पश्चिम बंगाल बांग्लादेश सरकार ने प्लाज्मा की उपलब्धता करवा रही है ऑनलाइन, जिससे कि कोरोना का इलाज हो सके। तो यहाँ पे अगर इसके डिटेल की बात करें तो बांग्लादेश सरकार ने कोरोना संक्रमित लोगों के इलाज के लिए प्लाज्मा ऑनलाइन उपलब्धता शुरू की है। सहयोद्धा नामक इस पहल, अच्छा इसका नाम याद रखिएगा, सहयोद्धा नामक इस पहल की शुरुआत करते हुए प्लाज्मा की ऑनलाइन उपलब्धता कराई जा रही है। यानी सहयोद्धा नाम का ये कार्यक्रम है जिसके थ्रू ऑनलाइन प्लाज्मा उपलब्ध कराया जा रहा है। अच्छा, इस बीच देश के कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 71,000 हो गई है, जबकि अब तक 975 लोगों की मौत हुई है। अगर मौत की बात की जाए तो 975 लोग मर चुके हैं वहाँ पे बांग्लादेश में और 71,000 लोग अभी तक संक्रमित हैं। तो इसलिए वहाँ की सरकार ने ये निर्णय लिया कि अब प्लाज्मा ऑनलाइन उपलब्ध करवाएंगे और प्लाज्मा से इलाज करवाएंगे। अच्छा, यहाँ बात की जाए बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका और प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, राष्ट्रपति हैं अब्दुल हामिद, मुद्रा है टका। स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? एक बार क्वेश्चन आया था, ज़्यादा तो नहीं आता लेकिन एक बार क्वेश्चन आया था कि बांग्लादेश अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है? तो इसका सही आंसर होगा 26 मार्च को। अच्छा, 1971 को ये पाकिस्तान से अलग हुआ था, तभी से ये क्या करता है, अपना 26 मार्च को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। अब अगर बांग्लादेश की बात की जाए तो बांग्लादेश कहाँ पड़ता है, तो आप अगर साइड में मैप देख रहे हैं तो यहाँ पे देखिए, ये वाइट वाला पार्ट है, स्पेशली बांग्लादेश को अलग किया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बांग्लादेश कहाँ पे है। ये आपका ये पूरा वाला पार्ट, ये यहाँ पे ये पूरा पार्ट बांग्लादेश का है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, साल 2020 का पहला सूर्य ग्रहण निम्न में से किस दिन लगेगा? जैसा कि हमने थंबनेल में भी ये क्वेश्चन मेंशन किया है, तो इसका सही आंसर होगा 21 जून को। 21 जून को साल 2020 का पहला सूर्य ग्रहण लगेगा
और ये सूर्य ग्रहण क्या होता है, कैसे होता है, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आइए इसको देखते हैं। तो 21 जून को सूर्य ग्रहण लगेगा और ये सूर्य ग्रहण पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा। 21 जून को पूर्ण सूर्य ग्रहण लगेगा, इसमें चंद्रमा पूरी तरह से पृथ्वी से ढक लेगा। पूर्ण सूर्य ग्रहण होने की वजह से दिन में अंधेरा छा जाएगा। यानी जब पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा तो इससे क्या होगा, पूरा अंधेरा छा जाएगा, यानी सूर्य बिल्कुल दिखाई नहीं देगा। जब पूर्ण सूर्य ग्रहण देखा कब जा सकता है, तो 12:10 पर 21 जून को 12:10 पर देखा जा सकता है। अब बात करें कि सूर्य ग्रहण लगता कैसे है। सूर्य ग्रहण लगता कैसे है, तो सूर्य ग्रहण तब लगता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच से गुजरता है। चंद्रमा जो है सूर्य और पृथ्वी के बीच से गुजरता है। इस समय अवधि में चंद्रमा सूर्य की रोशनी को पृथ्वी पर आने से रोकता है और चंद्रमा की पृथ्वी पर जो छाया पड़ती है उसे ही सूर्य ग्रहण कहा जाता है। अगर सीधी सी बात है, चंद्रमा और सूर्य एक दूसरे के सूर्य की डायरेक्ट रोशनी पृथ्वी पर आ रही है और अगर बीच में चंद्रमा आ जाता है तो उसकी क्या होती है, सूर्य की जो रोशनी होती है वो रुक जाती है, पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती है, जिस वजह से पृथ्वी पर अंधेरा छा जाता है और इसे सूर्य ग्रहण कहा जाता है। अब जस्ट इसका अगर अब उल्टा किया जाए कि अगर चंद्रमा घूम रहा हो और चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाए तो उसे चंद्र ग्रहण कहा जाता है। तो ये डाउट आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। और अगर आप देखना चाहें तो देखिए, यहाँ बीच में अगर आप देखें तो पीछे सूर्य है, सूर्य की रोशनी सीधी आप तक नहीं आ सकती क्योंकि बीच में आपको चंद्रमा दिख रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किस शहर को समर कैपिटल यानी ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित कर दिया है। तो इसका सही आंसर है गैरसैंण। गैरसैंण को उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया। आइए इसका डिटेल देखते हैं। तो गैरसैंण की बात की जाए तो उत्तराखंड की गैरसैंण को प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया है। गैरसैंण में हुए ग्रीष्मकालीन सत्र में गैरसैंण को राजधानी बनाने के घोषणा 3 महीने बाद, जब ये घोषणा की गई थी कि उसके 3 महीने बाद राज्यपाल की विधेयक को मंजूरी दी है। इसके 3 महीने बाद राज्यपाल ने विधेयक को मंजूरी दी है। उत्तराखंड राज्य बनने के बाद से यह मांग बुलंद हो रही थी कि पहाड़ी प्रदेश की राजधानी पहाड़ में ही हो, यानी जो पहाड़ी प्रदेश है, उत्तराखंड एक पहाड़ी प्रदेश है, इसलिए पहाड़ में ही इसकी राजधानी बनाई जाए, ऐसी इसकी सब लोगों की मांग थी, जो आंदोलनकारी थे उनकी मांग थी। सन 2000 में उत्तराखंड अपने गठन से पूर्व यह उत्तर प्रदेश का एक भाग था। जब उत्तराखंड का गठन नहीं हुआ था उससे पहले ये उत्तर प्रदेश का एक भाग था। तभी से राज्य के लोगों की मांग थी कि गैरसैंण को राजधानी बनाया जाए। अच्छा, बात आई है उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड की राजधानी 2 राजधानियाँ हैं, देहरादून और गैरसैंण। गैरसैंण कैसी है, ग्रीष्मकालीन राजधानी है। मुख्यमंत्री कौन है, त्रिवेंद्र सिंह रावत है। राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पहला ऑनलाइन कचरा विनिमय केंद्र शुरू किया है। तो इसका सही आंसर है आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश सरकार ने क्या किया है, पहला ऑनलाइन कचरा विनिमय केंद्र शुरू किया है। अब क्या है कचरा विनिमय केंद्र, आइए इसको देखते हैं। तो आंध्र प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी ने पहला ऑनलाइन कचरा विनिमय केंद्र शुरू किया है। यह कार्यक्रम जहरीले कचरे को सुरक्षित निपटान और जहरीले कचरे के पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर ऑनलाइन कचरा विनिमय कार्यक्रम शुरू किया गया था। इसको याद रखिएगा कब शुरू किया गया था। अच्छा, आंध्र प्रदेश की बात आई है तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जगनमोहन रेड्डी और राजधानी है हैदराबाद। राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन। लोकसभा सीटें हैं 25, राज्यसभा सीटें हैं 11। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र सरकार ने BS6 श्रेणी के सभी वाहनों पर किस रंग की पट्टी लगाना अनिवार्य कर दिया है, यानी सभी वाहन जो होंगे उन पर किस रंग की पट्टी लगाई जाएगी। जिसका सही आंसर है हरा, यानी BS6 जो वाहन होंगे उन पर सभी वाहनों पर हरे रंग की एक पट्टी लगाई जाएगी। कैसी पट्टी होगी, क्या होगा, आइए इसको देखते हैं। तो केंद्र सरकार ने BS6 वाहनों के लिए एक नया दिशा निर्देश जारी किया है, जिसके हिसाब से वाहन में 1 सेंटीमीटर का हरे रंग का स्टिकर लगाया जाएगा, जिस पर वाहन के रजिस्ट्रेशन डिटेल्स लिखे होंगे। सरकार का यह आदेश 1 अक्टूबर 2020 को लागू हो जाएगा। मोटर वाहन उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेट आदेश 2018
में संशोधन के जरिए यह आदेश जारी किया गया है। BS6 क्या है कि पर्यावरण सुरक्षा की दृष्टि से नए मॉडर्न तकनीक पर आधारित एक वाहन होंगे जिनमें प्रदूषण कम होगा और कम उनके द्वारा पॉल्यूशन फैलेगा, तो इसलिए ऐसा निर्णय किया गया है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हमारा अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने कोरोना संकट के कारण ड्राइविंग लाइसेंस, फिटनेस सर्टिफिकेट एवं परमिट की वैधता कब तक बढ़ाने का निर्णय लिया है? तो इसका सही आंसर है 30 सितंबर। 30 सितंबर तक के लिए बढ़ा दी गई है। अब 30 सितंबर के लिए क्यों बढ़ाई गई है, आइए इसको देखते हैं। अगर इसकी बात करें तो केंद्र सरकार ने मोटर वाहन अधिनियम और केंद्रीय मोटर वाहन नियमों के तहत अनिवार्य सभी दस्तावेजों को वैधता 30 सितंबर 2020 तक के लिए बढ़ा दी है। इस फैसले को समझे तो जिन लोगों के दस्तावेजों की वैधता 1 फरवरी 2020 से 30 सितंबर 2020 के बीच समाप्त हो रही है, उनकी वैधता 30 सितंबर 2020 तक के लिए बढ़ा दी गई है। यानी इस बीच सभी चीज़ें बंद हैं, लॉकडाउन चल रहा था, तो इसलिए ऐसा निर्णय लिया गया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने यह नियम लागू भी कर दिया है। कोविड-19 संकट की मौजूदा स्थिति को ध्यान में रखते हुए इस संबंध में मिले अनुरोधों पर गौर करने के बाद नितिन गडकरी ने यह दिशा निर्देश जारी किया था। नितिन गडकरी कौन है? केंद्रीय परिवहन एवं मंत्री हैं हमारे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने अगरबत्ती निर्माताओं के द्वारा आयात की जाने वाली बांस पर सीमा शुल्क 10 से बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिया है? तो इसका सही आंसर है 25%। ऐसा निर्णय क्यों किया गया? क्योंकि आप सभी को पता है कि बांस यानी मोमबत्ती उद्योग बहुत छोटा उद्योग है, तो फिर भी इतना ज़्यादा क्यों किया गया? आइए इसको देखते हैं। तो 25% इसलिए किया गया क्योंकि स्वदेशी, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत एक स्वदेशी का ऐलान किया था, तो उसी के थ्रू इसको किया गया, जिससे कि आयात शुल्क बढ़ा देंगे तो बाहर से बांस आयात नहीं किया जाएगा, देसी बांस का इस्तेमाल होगा। तो आइए थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। तो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने एक ट्वीट में कहा कि अगरबत्ती निर्माताओं के द्वारा आयात की जाने वाले बांस का आयात शुल्क तत्काल प्रभाव से 10% से 25% कर दिया गया, यानी 10% से बढ़ाकर 25% कर दिया गया। इसका मकसद आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए उन्हें घरेलू बांस का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना है। यानी अगर ऐसा कर देंगे तो वो लोग क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा घरेलू बांस प्रयोग करेंगे। अच्छा, अब बांस के सभी तरह के आयातों को 25% सीमा शुल्क देना होगा। बांस से बने सारे जो चीज़ें आयात की जाती थी उन सभी को 25% सीमा शुल्क देना होगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, और आपको अगर कोई एडवाइस है, आप कुछ कहना चाहते हैं तो हमें ज़रूर बताएं। आज के लिए सभी को धन्यवाद।